देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर 1971 जैसे हालात पैदा करने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है? ये वो सुलगता हुआ सवाल है जो पिछले 45 दिन से लगातार पाकिस्तान की फायरिंग के बाद खड़ा हो गया है। खुद बीएसएफ के डीजी ये मान रहे हैं कि 43 साल बाद पाकिस्तान फिर से खतरनाक फायरिंग शुरू कर चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या है पाकिस्तान का प्लान। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। मीम अफजल साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ संबित पात्रा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। गौरव भाटिया, समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। खास मेहमान EN राम मोहन साहब, फॉर्मर DG BSF के, हमारे साथ यहाँ पर हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे और इसके साथ ही DK पाठक साहब जो कि DG हैं इस वक्त BSF के, जिन्होंने ये बात कही है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं हमारी ये रिपोर्ट। कैसे अब आप ये कह सकते हैं कि स्थिति ऐसी है कि देखना पड़ेगा और सामना करना पड़ेगा। 43 साल बाद सबसे भारी फायरिंग। 43 साल बाद पाकिस्तान फिर हुआ बेईमान। LOC पर 1971 के बाद पाकिस्तान की तरफ से इतने बड़े पैमाने पर सीज फायर का उल्लंघन कभी नहीं हुआ। अचानक भारतीय पोस्ट पर पाकिस्तान की लगातार भारी फायरिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कहीं पाकिस्तान एक दुस्साहस की कोशिश तो नहीं कर रहा? I think maybe after 71 war, I think this is 45 days is a very long period when this kind of things should happen. It's a very long period. 45 days now. सुना आपने, 1971 में सीमा पार से फायरिंग के बाद सबको पता है कि दोनों देशों के बीच कितना भयावह युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी और करीब 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा था, जिसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। एक बार फिर पाकिस्तान ने 1971 वाले हथकंडे का इस्तेमाल किया है और शायद इसी वजह से पाकिस्तान की नीयत का पता लगाने के लिए भारत ने पाकिस्तान के साथ फ्लैग मीटिंग का फैसला कर लिया है। सूत्रों की माने तो भारत और पाकिस्तान के DGMO के बीच बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया है। कुछ दिन पहले भारत पाकिस्तान के सचिव स्तर बातचीत रद्द होने के बाद दोनों देशों के बीच इस स्तर की ये पहली बातचीत होगी। इसमें दोनों देश एक दूसरे के सामने अपनी शिकायत रखेंगे और अपने अपने सबूत पेश कर सकते हैं, लेकिन इससे पाकिस्तान की फायरिंग रुकेगी कहना मुश्किल है। और यहाँ से पूरी मॉनिटरिंग होती है, पाकिस्तान जो है मॉनिटर करता है। आप देख रहे हैं कि सामने जो है हमारे BSF का जो है बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट है, यहाँ से जो है पाकिस्तान की मूवमेंट होती है। पाकिस्तान की तरफ से उस तरफ से कल जो है यूनाइटेड नेशन की एक टीम आई थी और पाकिस्तान की रेंजर्स ने यूनाइटेड नेशन को बताया कि किस तरह से नुकसान उनका हुआ है। उसकी वजह से जो है आज जो है पाकिस्तान ने फायर नहीं खोला। ये गाँव है, गाँव में इतनी शांति आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है, क्योंकि सारा जो है गाँव खाली हो चुका है। और वो सामने वाला इलाका आप जो आप देख रहे हैं, जो हमारे कैमरा पर्सन बता रहे हैं आपको, ये सामने वाला इलाका जो है पाकिस्तान का इलाका है और यहां से शेलिंग और फायरिंग लगातार इस गांव में होती है। आंकड़ों के मुताबिक मोदी सरकार बनने के बाद से अब तक करीब 70 बार पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इसी महीने करीब 15 बार घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया गया है। भारत का रुख बेहद साफ है, हमले का जवाब हमले से होगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है कि मानने को तैयार नहीं। इस्लामाबाद में बैठी नवाज शरीफ का रावलपिंडी में बैठे जनरलों के साथ तालमेल ही नहीं है, इसीलिए पाकिस्तानी सेना की गारंटी खुद नवाज शरीफ भी नहीं ले सकते। सवाल उठना ऐसे में लाजमी है कि आखिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान LOC विवाद में किस तरफ बढ़ रहे हैं। कहीं इसका अंजाम भी 1971 की तरह तो नहीं होगा। आज तक ब्यूरो। सीधे रुक करते हैं DK पाठक साहब, DG BSF हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। पाठक साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही, आप कह रहे हैं कि पोस्ट्स पर वहां पर सरहद पर फायरिंग हो रही है, तो क्या हम ये माने कि 45 दिनों से लगातार जो ये फायरिंग हो रही है, आतंकियों को शह मिल रही है पाकिस्तान की सेना की, उन पोस्ट से वो फायरिंग कर रहे हैं? देखिए, मेरा कहना यह है कि पिछले कई सालों से इस तरह की सूचनाएं अक्सर मिलती रहती हैं कि हमारे बॉर्डर के पार पाकिस्तान के इलाके में, खास करके POK में और LC के इंटरनेशनल बॉर्डर के अपोजिट उनके कई लॉन्चिंग पैड्स हैं, जहां से कि घुसपैठ की तैयारी के
इरादे से ये घुसपैठी अलग अलग संगठनों से वहाँ जमा होते रहते हैं। वो जमा होते रहते हैं। मेरा सवाल दरअसल आपसे यह है कि क्या पाकिस्तान की सेना सीधे मदद कर रही है इनकी? ये मेरे लिए बिल्कुल डिफरेंट तरीके से कहना उचित नहीं होगा, लेकिन जो हमें जो जानकारी मिलती है, जो हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं, उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से तो हमें ये खबर होती है कि इनके ये जो उनके लॉन्चिंग पैड्स हैं वो किसी न किसी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ से उन्हें लॉजिस्टिकल सपोर्ट किसी न किसी फोर्सेस से मिलता है। लेकिन मैं फिर भी बिल्कुल कंक्लूसिव तरीके से मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि उसे सेना या पाक रेंजर्स की बिल्कुल डायरेक्ट सपोर्ट मिलती है। ठीक है, मेरा अगला सवाल आपसे ये, आपने 71 की परिस्थितियों से तुलना की है, इसका क्या मतलब है? और साथ ही क्या आर पार की युद्ध की स्थिति पैदा करना चाह रहा है पाकिस्तान? नहीं, मैंने ये कहा कि जब मुझसे ये सवाल किया गया था कि कब इस तरह की जोरदार फायरिंग हुई थी, मैंने कहा कि 71 के बाद से 71 की लड़ाई के बाद 71 की लड़ाई के दरमियान तो बहुत ज़बरदस्त फायरिंग हुई थी, बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी, लेकिन उसके बाद से शायद इतने लंबे समय तक इतनी जोरदार फायरिंग कभी नहीं हुई है। इस तरह की हम लोगों को कोई यादाश्त में ऐसी कोई घटना नहीं है, जबकि करीब 45 दिनों से बीच बीच में कुछ दिनों के गैप करके इतनी लगातार फायरिंग इतने लंबे समय तक और इतनी जोरदार फायरिंग, पूरी रात इसकी फायरिंग चलती रहती है और काफ़ी जैसे 81 mm मोर्टार, सारी चीज़ें नॉर्मली फायर नहीं किए जाते हैं। जब इस तरह की फायरिंग उस तरफ से आती है, मैं इस बारे में बात कर रहा था। एक आखिरी सवाल आपसे, इससे पहले कि मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊं, नीयत क्या दिख रही है पाकिस्तान की इसके जरिए? नहीं, इनके नियत के तो कोई बहुत अच्छे साफ इरादे तो नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि कोई भी अच्छे इरादे वाला देश इस तरह की घटना तो नहीं करेगा। पूरे रात सिविल इलाके में भी फायरिंग चल रही है, हमारे सिविल इलाके में भी काफ़ी नुकसान हुई है, जान माल की क्षति हुई है। हमारे पोस्ट पर तो फायरिंग हुई है, वो तो हुई है। चलिए, एक फोर्स दूसरी फोर्स के पोस्ट पर फायर कर रहे हैं, फिर भी बात समझ में आती है, लेकिन सिविलियन इलाके को टारगेट करने वाली बात समझ में नहीं आती है, और सिविल इलाके में काफ़ी टारगेटिंग हुई है। बिल्कुल, और इरादे तो अच्छे नहीं लगते हैं। और यही सबसे ज्यादा खतरनाक भी है, जिसको समझना होगा अब हिंदुस्तान को। मैं आपके पास लौटूंगी एक बार डीके पाठक साहब, ये जानने के लिए कि आप परिस्थिति को कैसा ग्रेड करते हैं, अलार्मिंग, वेरी अलार्मिंग या आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि अब अन्य मेहमानों को मैं इस पूरी चर्चा में शामिल कर लूं। बख्शी साहब, क्या समझ में आता है? उनका प्लान 71 तो दिख रहा है, लेकिन हिंदुस्तान का प्लान क्या हो? देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान जो नॉर्मली इन्फिल्ट्रेशन करता था, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार करता था, वहां पे काफी उसको क्षति पहुंचाई गई है। 80-90% नियंत्रण हो गया है इसके लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो इन्फिल्ट्रेशन होती है, बहुत हद तक कम कर दी गई है। अब पाकिस्तान एक नया इलाका ट्राई कर रहा है। जब वो एक इलाके में विफल हो जाता है, वो अपना पैंतरा बदलने की कोशिश करता है। खबर आई है कि वहां पे अंडरग्राउंड टनल्स भी एक पकड़ी गई है, पाकिस्तान ने जो बनाई थी इन्फिल्ट्रेशन के। किसी तकनीकी खराबी की वजह से उनकी आवाज चली गई। जी, एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि बख्शी साहब जो कह रहे हैं ये बहुत ही अलार्मिंग। जी बख्शी साहब, आवाज आ गई, बात पूरी करें। देखिए, मुझे लगता है कि ये इन्फिल्ट्रेशन को फैसिलिटेट करने के लिए इन्होंने हमारे बीएसएफ के जवानों का सर दबाने की कोशिश की। जब हमारे जवानों ने नेचुरली रिटेलिएट किया, जो उनको करना चाहिए और जो उन्होंने बड़ी बखूबी और मुस्तैदी से किया है, मैं उनको सलाम करना चाहूंगा, अपने बीएसएफ के बहादुर लड़के जो इस फ्रंट पे हैं, और बड़ा ताबड़तोड़ जवाब उन्होंने दिया है। मजबूर हो गए हैं यूएन को बुलाने के लिए अपनी तरफ वो आज। तो देखिए, ये पाकिस्तान की फौज की नीयत बहुत खराब है। मैं साफ कहना चाहूंगा कि जैसे ही नवाज शरीफ साहब ने जब से एक्सेप्ट किया कि वो मोदी जी का न्योता स्वीकार करके दिल्ली आएंगे, तब से पाकिस्तान की सरकार, उनका जो फौज है, वो उनका तख्ता पलटने के जो कोशिश में तमाम उल्टे कदम उठा रही है। जी सर, क्वादरी साहब एक तरफ से बिल्कुल, और सब वो लाइन ऑफ कंट्रोल आईबी को एक्टिवेट कर रही है। जी, मैं चाहती हूँ कि अन्य मेहमानों से जल्दी जल्दी एक रिएक्शन मिल जाए, इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाए। संबित पात्रा जी, आपका प्लान क्या है, सरकार का प्लान?
नहीं, मैंने आरंभ से ही कहा है, जिस प्रकार से इस सरकार के डिप्लोमेसी को अनफोल्ड होते हुए हमने देखा है, बड़े दिनों बाद हिंदुस्तान और इंडिया का जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है उसमें एक रीढ़ की हड्डी बनी है, एक स्पाइन डेवलप किया है। बहुत प्रखरता के साथ नरेंद्र मोदी जी खुद जम्मू कश्मीर जब अपना भाषण रखते हैं तो उन्होंने पाकिस्तान को वार्न किया था कि आप प्रॉक्सी वॉर और प्रॉक्सी टेररिज्म नहीं करें। और आज अभी जो बीएसएफ के डीजी कह रहे थे, ये प्रॉक्सी वॉर के विषय में कह रहे थे। 1971 के स्केल में वॉर करने की कोशिश हो रही है। तो मोदी जी ने पहले से ही इसको देखा है और उसकी पूरे विजन को लेआउट किया है। और देखिए जिस प्रकार से 25 अगस्त अर्थात कल जो चला गया है, वहां जो हमारे टॉक्स होने वाली थी, सचिव स्तरीय टॉक, उसको कैंसिल किया हमने। और एक जो शब्द बहुत स्पष्ट रूप से उभर के आया, एक सेंटेंस कि देयर इज नो थर्ड स्टेक होल्डर, देयर आर ओनली टू स्टेक होल्डर्स, इंडिया और पाकिस्तान। अगर आप बीच में किसी प्रकार के अलगाववादी ताकतों को लाएंगे तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। मीम अफजल साहब, जल्दी से, आंखें दिखा रहा है पाकिस्तान और ये कह रहे हैं हमारी रीढ़ की हड्डी पहली बार। बिल्कुल, देखिए कई दिनों से हम देख रहे हैं, पिछले 11 दिन शायद हो गए हैं इस फायरिंग को, और इससे पहले कभी माजी में इतने लंबे अरसे तक इस तरह फायरिंग नहीं हुई है। छुटपुट घटनाएं होती थी और हमारी तरफ से भी जवाब दिया जाता था, उसमें कभी कभी जानी नुकसान भी होता था। लेकिन जिस तरह से इस वक्त अवामी यानी सिविलियंस के ऊपर फायरिंग की जा रही है और उससे जो क्षति हो रही है, उसका जवाब भी सरकार तो बोल ही रही है। अभी आपके डीजीपी साहब ने भी यही बात बोली है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर इस वक्त सिचुएशन ऐसी है जिसका आपने जिक्र किया कि 71 जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को फौरी तौर पर इस सिलसिले में एक तफसीली बयान और बाकायदा नेशन को खिताब करके बताना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सीरियस मामला है। और अगर ये बहुत सीरियस मामला है तो प्रधानमंत्री को अब खुल करके सामने आकर के इस पर बताना चाहिए देश को, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को फौरी तौर पर बुला करके उनसे मीटिंग करना चाहिए उनको। मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। यहीं पर सवाल आपका जवाब आपसे लेंगे संबित पात्रा जी। गौरव भाटिया और राम मोहन जी के पास जाने से पहले संबित पात्रा जी, क्या प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए? 2 लाइनों में जवाब दीजिएगा। देखिए, जवाब उन्होंने एक्शन के माध्यम से दिया है। एक बात आप ध्यान रखिए यहाँ पर कि पाकिस्तान चाहता है कि जो शिफ्ट ऑफ फोकस हो वो इंडो पाक बॉर्डर पे हो, क्योंकि आज जो उनकी परिस्थिति अंदरूनी है वो बिल्कुल चाहते हैं कि कैसे सिंपैथी उनके खुद के लोगों की वो गेन कर सके। ऐसे में हमें उनके साथ प्ले नहीं करना चाहिए, हमें एक्शन बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए और ऊपर से डिप्लोमेटिक वे में भी मूव करना चाहिए। तो मुझे लगता है उचित समय पे प्रधानमंत्री उचित कदम उठा रहे हैं। राम मोहन जी, लेकिन बीएसएफ के नजरिए से, हिंदुस्तान के नजरिए से सही कदम इस वक्त क्या है, अगर वो वाकई भड़काने के लिए कर रहा है? ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है बीएसएफ में जी। हमेशा फायरिंग उस तरफ से स्टार्ट करते हैं और उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होगा किस लिए फायर करते हैं। अब जब फायर करते हैं 3 गुना वापस देते हैं हम। तो मैंने चेकअप किया था कंट्रोल रूम और ऑपरेशंस डायरेक्टरेट से, मैंने सही जवाब दिया कि नहीं, उन्होंने कहा बहुत अच्छा सभी जवाब दिया है। ये लॉन्ग टर्म इसमें कुछ है कि नहीं, मैं अभी बोल नहीं सकता। ठीक है गौरव भाटिया जी, सिर्फ राजनीतिक एंगल से नहीं लेकिन पूरी परिस्थिति को देखें तो कैसे बढ़ना चाहिए आगे हिंदुस्तान को इस वक्त? अंजना जी, मैं इतना कहूंगा कि जब राष्ट्रीय की सुरक्षा का सवाल आए तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। और संबित जी यहाँ बैठे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी का जो है अंग होने के नाते सिर्फ मैं कुछ सुझाव दे सकता हूं जो मैं समझता हूं कि हमारा पक्ष मजबूत करेंगे। मैं ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं भाजपा को एक स्पष्ट विदेश नीति लाने की जरूरत है, क्योंकि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार ये कहा था, ना सिर्फ इस तरह का सीज फायर वायलेशन बल्कि वो जो टेरिटरी इंडिया की पाकिस्तान या चाइना ने ऑक्यूपाई करी है वो वापस लाएंगे। वापस लाने की बात तो बाद में आएगी, लेकिन जो बिंदु आप उठा रहे बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वही वक्त की कमी हमेशा हमें बहस में थोड़ा परेशान करती है। पाकिस्तान का प्लान 71, डीके पाठक साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जैसे राम मोहन जी कह रहे थे कि 3 गुना फायरिंग से हम जवाब देते हैं, आपके पास क्या मैंडेट है इस वक्त सरकार की तरफ से, और आपकी जो एक तरह से आप जो रिटेलिएट कर रहे हैं वो किस अंदाज में? इस बारे में डिफरेंट कमेंट कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि बीएसएफ की जो मैंडेट है इंटरनेशनल बॉर्डर को गार्ड करने की, हम उस गार्डिंग ड्यूटी में लगे हुए हैं। बीएसएफ का हर जवान, हर ऑफिसर, हर सदस्य जो यहाँ पर सीमा पर तैनात है बखूबी अपनी ड्यूटी में लगा हुआ है और हम अपनी ड्यूटी करते रहेंगे। जो हमारी मैंडेट है हमारे ऊपर या हमारे सिविलियंस एरिया में, जिस एरिया में हमारी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
उस एरिया में किसी भी तरह के नापाक हरकतों को नाकामयाब करते रहेंगे। हम लोग करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस जज्बे को पूरा देश सलाम करता है। पाकिस्तान का प्लान 71, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन वो शख्स जो एक आप कह सकते हैं हिंदुस्तान की तरफ से इस पूरे ऑपरेशन को जवाब देने के लिए सबसे आगे की कतार में है। जी हां, डीजी बीएसएफ हमारे साथ डीके पाठक साहब लगातार मौजूद हैं। एक अंतिम सवाल आपसे इस पूरी चर्चा को आगे ले चलने से पहले, इस स्थिति को अगर आपको कैटेगराइज करना हो, क्या कहेंगे आप? अलार्मिंग है, वेरी अलार्मिंग है, या फिर आपको लगता है आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है? मैं इसे तो अभी भी मैं अलार्मिंग ही कहूँगा। वेरी अलार्मिंग एंड आउट ऑफ कंट्रोल ये बात तो नहीं करूँगा, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है जब हमें कभी ऐसा लगा है कि जो पाक रेंजर्स हैं हम पर भारी पड़ रहे हैं। और जहाँ तक सिविलियन इलाके में नुकसान का सवाल है, जो इलाके फायरिंग के रेंज में आ रहे हैं, जिन इलाकों पर सेलिंग हो रही है, उस इलाके से लोगों को खाली करा कर उन्हें सुरक्षित इलाकों में ले जाया गया है। और बीएसएफ अभी बिल्कुल ही सक्षम है इस समस्या से निपटने के लिए। किसी भी तरह की कोई मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अभी हमें यह महसूस हो रहा है कि समस्या हमारे हाथ से बाहर जा रही है। हम बिल्कुल ही सक्षम हैं और बखूबी उसका जवाब दे रहे हैं। और मैं भी आपकी ग्रेडिंग जो आप कह रही हैं आउट ऑफ कंट्रोल या सब, ऐसे कोई बात नहीं है। सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है, बिल्कुल जवाबी कार्रवाई चल रही है और चलती भी रहेगी। बिल्कुल आप सक्षम है और पूरा देश आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डीके पाठक जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जीडी बख्शी साहब, ये जवाब जो हिंदुस्तान इस वक्त बीएसएफ हमारे वहां पर दे रहा है, क्या हम माने कि ये काफी है? क्योंकि बीती रात फायरिंग नहीं हुई, इससे पहले वो बता रहे थे रात भर फायरिंग हो रही थी। बीती रात कोई भी फायरिंग की खबर नहीं है। काबू में आ जाएगा पाकिस्तान? देखिए, बीती रात फायर इंटेंसिफाई किया गया है हमारी तरफ से, और अब दर्द हुई है थोड़ी, तभी ये दौड़ के यूएन वालों को बुला रहे हैं वहां पे हस्तक्षेप करने के लिए और अपने आप को इस स्थिति से निकालने के लिए। अगर ये सुधर जाते हैं तो ठीक, नहीं तो मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि मोदी सरकार पाकिस्तान की इन नाजायज हरकतों के लिए कीमत बढ़ाए, दर्द बढ़ाए, ताकि ये इससे बाज आए आइंदा। ये मजाक नहीं है कि आप जब मर्जी चाहे जब पाकिस्तान की फौज का मूड करे वो जहां मर्जी जहां तहां फायर खोल दे। ये इनको बताना पड़ेगा। कुछ समझ आना शुरू हुआ है, और अगर नहीं समझ आता तो मैं समझता हूं थोड़ी और जोर से कान मरोड़ना पड़ेगा। संबित पात्रा जी, देखिए, डिप्लोमेसी में एक बहुत महत्वपूर्ण जो तरीका होता है वो होता है ग्रेडेड अप्रोच। हमेशा कैलिब्रेटेड और ग्रेडेड वे में 0 से लेकर 100 तक हम बढ़ते हैं। कभी भी 100 पे डायरेक्टली, अर्थात जो एटॉमिक वॉर होता है उस पर डायरेक्टली नहीं पहुंचा जाता है। पहला स्टेप होता है बोलना, उचित बोलना। दूसरा होता है करते हुए दिखना, उचित करते हुए दिखना। तीसरा होता है फाइनली कर देना। आप देखिए, दोनों स्टेप में मोदी सरकार जो है सक्सेसफुल हुई है। हम सही बोल रहे हैं, जहां जो बोलना चाहिए था आगाह भी कर रहे हैं। इससे पहले की सरकार वो करने में असमर्थ थी। और करते हुए दिखना, अर्थात जो टॉक्स को कैंसिल किया गया है वो करते हुए हम दिखे हैं। राइट स्टेप करना, अर्थात बॉर्डर पे जो करना चाहिए वो भी हम इस प्रकार से कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जवाब मिला है। और इसी कारण से पाकिस्तान कल रात से फायरिंग नहीं कर रहा है। जैसे अभी राममोहन साहब कह रहे थे, 3 गुना ज्यादा शक्ति के साथ हम आक्रमण कर रहे हैं, इसलिए वो चुप बैठे हैं। तो ग्रेडेड वे में हम पहुंचेंगे और वहां भी जाएंगे। गौरव भाटिया, अंजना जी कुछ समय दीजिएगा जिससे कि अपनी बात पूरी कर सकूं। 2-3 बिंदुओं पे अहम बात करना चाहता हूं। एक तो मैं समझता हूं इस सरकार को सभी पार्टियों को जो है साथ लेके चलना चाहिए और स्पष्ट विदेश नीति होनी चाहिए, खासकर पाकिस्तान और चीन के लिए, जहां पे ये सरकार अभी तक तो विफल रही है, उन्होंने किसी से बात नहीं करी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने तो कहा था कि हम टेरिटरी वापस ले आएंगे, लेकिन सीज फायर वायलेशन बढ़ रहे हैं। तो आपको ये कोई नहीं कहता कि आप न्यूक्लियर वॉर करें, लेकिन अपना जवाबी हमला मजबूत करें, जैसा कि अभी जनरल बख्शी ने भी कहा। और तीसरी बात मैं कहूंगा कि जो हमारे जवान हैं जिनका उत्साह हमेशा बड़ा रहना चाहिए, आज 2 ऐसे जवानों का जो है अंतिम संस्कार हो रहा था और मैं सुन रहा था कि उनके पिता कह रहे थे कि हमारे लिए कोई भी केंद्र सरकार से नहीं आया,
और इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। उनका मनोबल बढ़ाए रखना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जान पे खेल रहे हैं तो हम सबके लिए खेल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने, मेरे को गर्व है ये कहते हुए कि तुरंत आर्थिक सहायता 20 लाख रुपए की करी। केंद्र सरकार भी आगे आए और आर्थिक सहायता भी करे और उनको पूरी तरह से जो है अपना सपोर्ट करे, जिससे कि हमारे जवानों का हौसला बढ़ा रहे। जल्दी से देखिए गौरव, बिल्कुल देखिए गौरव जी बहुत पढ़े लिखे इंसान है, मेरे मित्र भी हैं, मगर मैं एक छोटा सा एडवाइस ये देना चाहूंगा कि ये जो डिप्लोमेटिक पॉलिसीज होती है वो इतना आसान नहीं होता। आपसे यूपी तक संभल नहीं रहा है, आप देखिए कितना मुश्किल है यूपी संभालना, तो स्वाभाविक रूप से डिप्लोमेटिक पॉलिसीज में बहुत मैच्योरिटी की आवश्यकता होती है और ये सरकार मैच्योरिटी के साथ मूव कर रही है। आप उस मैच्योरिटी को समझिए, वो समझना बड़ा मुश्किल है और लाशों पे राजनीति करना कृपया करके बंद करिए। गौरव जी आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। गौरव जी कृपया करके शांत रहिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। और लाशों पे राजनीति मत करिए, और वह भी हमारे शहीदों की लाशों पे। गौरव जी आई वॉज नॉट इंटरप्टिंग। गौरव जी मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा था, एक सिविल डिबेट होना चाहिए, सब अपने समय पे बोले, जिससे कि देश गौरव जी बीच में इंटरप्ट ना करें। मैं इतना कहना चाहता हूं कि शहीदों के लाशों पे जिस प्रकार गौरव जी की पार्टी राजनीति करना चाहती है कि 20,000 रुपए दे दिए शहीदों के लिए, 20,000 रुपए का शहीद की कीमत होती है। ये बेकार की बातें हैं शहीदों की, ये बिल्कुल आप कह सकते हैं बेमतलब की बातें हैं। हम जिस पर चर्चा करने आए हैं, एक सेकेंड, ये बेमतलब की बातें हैं। हम आप एक दूसरे का विरोध कीजिए और यूपी और बिहार और इन पर सब पर अलग से बहस कर लेंगे। आज हम बहुत गंभीर विषय चर्चा, आप शहीदों की लाश पे राजनीति मत करिए, ये बहुत आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं। तात्पर्य है फिर वही पहुंच गए। उत्तर प्रदेश की चर्चा का यहाँ कोई महत्व है जब हम राष्ट्र की, तभी तो मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश जैसे राज नहीं संभाल रहा है तो ये मैच्योरिटी को समझने में वक्त लगेगा। शहीदों की लाश पे राजनीति करना बंद करें विपक्षी पार्टी। ये मानना गलत बात है संबित जी। नहीं, आपने अभी शहीदों की लाश पे राजनीति की है कि हमने कॉम्पेंसेशन दिया है, 20,000 रुपए दे दिए। गौरव जी ने 20,000 रुपए शहीद की मत तौलिए, ये गलत बात है। स्टेटमेंट देखिए, जिन्होंने कहा कि उनका संबल बंधाने के लिए कोई नहीं आया, इसलिए मैंने आपसे महेश शर्मा जी जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वही मौजूद थे। इसमें क्या वो कोई नहीं है? क्या वो सरकार नहीं है? आपने 20,000 रुपए दे दिए, आप उसकी कीमत लगा रहे हैं यहाँ पे, वो अमूल्य है, अमूल्य होता है, उसकी कीमत मत लगाइए, ये गलत बात है। 20,000 की बात कर रहे हैं आप, मैं भी जरा सा बोल लूं, केंद्र सरकार उनकी मदद करे, गौरव जी मैं भी जरा सा बनाए तो इसमें क्या गलत बात है? गौरव जी मैं भी जरा सा बोलूं, दुश्मन देश की क्या जरूरत है, आपस में ही दुश्मनी निपटाते रहिए आप लोग। मैं चाहती हूं कि बहस पाकिस्तान पर ही सीमित रहे, हिंदुस्तान का क्या नजरिया हो, क्या प्लान हो, उसी पर हम बातचीत करें। मीम अफजल ठीक है, उसे हमने हटा दिया, हटा दिया, वापस मुद्दे पर आ गए हैं, अब इस मुद्दे पर रहें। मीम अफजल साहब, सवाल ये है कि ये जो राजनीति छिड़ जाती है उसके बाद अगर वहां के भी लोग देखेंगे तो क्या समझेंगे? सवाल यह है कि हमें एकजुट होकर इस वक्त जवाब देने की जरूरत है। जरा बीएसएफ के उन जवानों के बारे में सोचने की जरूरत है जो सरहद पर उस शेलिंग के रेंज में हैं। उन परिवारों के लिए सोचने की जरूरत है जो सिविलियंस पर फायरिंग हो रही है। अंजना जी आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूं और मेरे ख्याल में अभी जो बहस हो रही थी उसकी ज़रूरत नहीं थी। और ये प्रोग्राम जैसे यहाँ नहीं पूरे दुनिया में देखा जाता है, आप सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रही हैं, आज तक चैनल जो है पूरी दुनिया में देखा जाता है और मैं समझता हूँ ये सब गुफ्तगू करके कोई हम अच्छा मैसेज नहीं देंगे। हमारा मसला जो इस वक्त है वो पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान में जो जनरल साहब बीएसएफ के हमारे डीजी बोल रहे थे तो मैं जानना चाहता था और हमारे दो बहुत अहम यहाँ पर पुराने फौज के जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। मैं एक तो ये समझना चाहता हूँ जो मेरी भी समझ में नहीं आता और अभी बख्शी जी ने भी शायद शुरू में इसकी तरफ कुछ इशारा किया था कि आखिर इस प्रोवोकेशन का वजह क्या है, क्यों इन्होंने इस तरह की बात शुरू की है। हाँ। अब चूंकि इंटरनल जो पॉलिटिक्स है वहाँ पर है, देखिए मैं 2 दिन से ये बात कह रहा हूँ मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर कि मुझे ऐसा लगता है कि फ़ौज वहाँ तैयार है और ये जो इमरान खान और काजी साहब का जो वहाँ पर सिलसिला शुरू हुआ है हाँ। उसके साथ इसको ऐड किया जा रहा है। आपने अपने तबसरे के अंदर शुरू में जो आपने रिपोर्ट दिखाई थी उसमें भी एक बड़ी अहम बात कही और उसमें ये बात कही आपने
कि ऐसा लगता है कि फौज वहां पर जो है वो इस चीज़ों को बहाना बना करके दोबारा से पावर में आना चाहती है। मुझे लगता है बड़ी अहम बात है। बिल्कुल, और इसी नवाज शरीफ जो है उनका कोई कांटेक्ट शायद फौज से नहीं है। मैं इसमें एक बात कहूंगा, अभी समित जी बोल रहे थे कि डिप्लोमेसी भी बड़ी जरूरी है, मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन अभी तक क्या डिप्लोमेसी हुई? मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान से सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहिए कि आखिर आपने ये फायरिंग जो मुसलसल आप 11 दिन से कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है? बिल्कुल, वो हमारा तो कहना ये है कि हम फायरिंग का जवाब दे रहे हैं, पाकिस्तान को जवाब तो उसका देगा नहीं, वो मुकर जाता है मीम अफजल साहब, वो अक्सर मुकर जाता है। मैं चाहती हूँ इस पर दोनों से प्रतिक्रिया लें। पहले राम मोहन जी आपके पास आते हुए, क्या इमरान खान जी, मैं समझ गई आपकी बात, इमरान खान और कादरी से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कह रहे हैं, या इसे वो एक मौके के रूप में देख रहे हैं कि वाकई जिस कू का एक वक्त पर खतरा भी बना हुआ दिखा था उसकी तरफ बढ़ रहे हैं? मेरे ख्याल से ये जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जो बना है पाकिस्तान में अंदर, अभी ये दोनों पार्टी ने किया है। एक इमरान खान पार्टी इंसाफ, और दूसरा तो वो जो इंग्लैंड से आए हैं, इनको डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पर ये किया है। ये मेरा ये हंच है। जल्दी से जीडी बख्शी साहब, आपकी प्रतिक्रिया इस पे। मैं लौटूंगी मीम अफजल साहब, एक बार बख्शी साहब से। मैं जरा सी इसमें मदाखलत जरा सी बात कहूंगा। ठीक है अंजना जी, एक मिनट। देखिए, जो पाकिस्तानी अखबारात हैं उसके अंदर इस फायरिंग का बहुत ज्यादा जिक्र नहीं हो रहा, तो जो अटेंशन डाइवर्ट करने वाली बात है इस पर बहुत गौर किया गया है, काफी लोगों ने इसको रिसर्च किया है, और जो बहुत अच्छी तरह से पॉलिटिक्स पाकिस्तान की समझते हैं वहां इसका कोई जिक्र नहीं हो रहा। वहां ज्यादा जो अखबारों के अंदर प्ले अप हो रहा है वो ज्यादातर वहां का मीडिया दिखा रहा है इमरान खान का और मौलाना कादरी का। ये हिंदुस्तान के साथ जो फायरिंग हो रही है इसका ऊपर ज्यादा जोर नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अटेंशन डाइवर्ट नहीं कर रहे, बल्कि वो इस चीज को इशू बना करके फौज के लिए रास्ता खोलने की कोशिश हो रही है वहां पर। बख्शी साहब, देखिए साहब, ये बिल्कुल साफ जाहिर है, जहां तक हमारा एनालिसिस है, जब से नवाज शरीफ साहब ने मोदी जी का न्योता स्वीकार किया, पाकिस्तान की फौज भड़की हुई है। वो परवेज मुशर्रफ की ट्रायल के इशू को लेकर भी नवाज शरीफ सरकार से बहुत नाराज है। अब उसको मौका मिला है, हैंडल मिला है। आईएसआई ने ही इमरान खान और कादरी साहब का एजिटेशन शुरू कराया है, और क्योंकि नवाज शरीफ साहब शांति की बात कर रहे हैं, उन्होंने ताबड़तोड़ फायर खोल के यह दर्शाया है कि नवाज शरीफ इज नॉट इन कंट्रोल। ये पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की आईएसआई और डीप स्टेट है जो कि पूरा कंट्रोल कर रही है बैक स्टेज। और वो ये दर्शाना चाहते हैं कि जब तक पाकिस्तान की फौज नहीं चाहती कोई बातचीत वगैरह नहीं हो सकती। ये तो साफ पैटर्न है साहब। जब भी पाकिस्तान से बातचीत का सवालात खड़ा हुआ है, कोशिश की गई है, यही रिएक्ट तब पाकिस्तान ने इस तरह से रिएक्ट किया, और वहां की सेना ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वहां पर अगर किसी की चलती है तो सेना की। भारत सरकार की तरफ से आखिरी वक्त पर हमें संबित, और इसीलिए क्या प्लान रहेगा और किस तरह से आगे बढ़ेंगे? क्या प्रधानमंत्री इस पर कुछ बोलेंगे, हम ये उम्मीद रखें? देखिए, प्रधानमंत्री बोलेंगे, कब बोलेंगे ये गवर्नमेंट का विषय है, मैं इस पर नहीं कह सकता अभी से। मगर मैं जो देख रहा हूं और हिंदुस्तान वो देख रही है कि किस प्रकार से अभी बीएसएफ के जो डीजी थे उन्होंने कहा कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, मगर उसके बावजूद भी जिस प्रकार से हम उसे फेस कर रहे हैं ये अपने आप में वाकई बहुत सराहनीय है। और जिस प्रकार से तमाम डेवलपमेंट हुए हैं, आप सोचिए ये जो भी फायरिंग हो रही है, अगर उससे पहले टॉक हो रही होती कल, तो किस प्रकार का होता? बिल्कुल उचित नहीं लगता। इसलिए देखिए, टॉक भी कैंसिल हो गई, मतलब सब कुछ बिल्कुल उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में मैं कहता हूं कि रीढ़ की हड्डी डेवलप हुई है डिप्लोमेसी। बख्शी साहब, जल्दी से। देखिए, मैं समझता हूं कि समझदार को इशारा काफी है। टॉक्स कॉल ऑफ कर दी गई हैं और वापस करारा जवाब दिया गया है। अगर पाकिस्तान को समझ आ जाती है, वेल एंड गुड। अगर नहीं आती तो ये जो लो कॉस्ट नो कॉस्ट वॉर का सिलसिला, प्रॉक्सी वॉर का सिलसिला पाकिस्तान 30 सालों से चला रहा है, पाकिस्तान के लिए कॉस्ट हमारे देश को बढ़ाने पड़ेंगे। अगर पाकिस्तान की फौज को समझ नहीं आती भद्र भाषा, तो उससे उस भाषा में बात करनी पड़ेगी जो वो समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। गौरव भाटिया। अंजना जी, आखिरी में बस मैं इतना ही कहूंगा कि सिर्फ ये कह देना पर्याप्त नहीं है कि रीढ़ की हड्डी आ गई है और ये सब बात। जैसा कि जनरल बख्शी ने कहा, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं कि डिप्लोमेसी का एक वक्त होता है।
जब हमारे जवान शहीद हो रहे हैं रोज, तब अगर हम डिप्लोमेसी की बात करेंगे तो यह उचित नहीं होगा। करारा जवाब देना चाहिए जिससे कि यह सीज फायर वायलेशन और फायरिंग बंद हो उधर। मीम अफजल साहब जल्दी से। देखिए, मैं समझता हूं कि अगर मैं डीजीपी साहब की यकीन करूं बात, और मुझे करना ही चाहिए और पूरे देश को करना चाहिए, करारा जवाब दिया जा रहा है। लेकिन जैसा संबित पात्रा कह रहे हैं कि खुद डीजीपी ने कहा अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर ये अलार्मिंग है तो सरकार को जाग जाना चाहिए और सिर्फ अपने अंदर बात नहीं करनी चाहिए, बाहर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से और जो जिम्मेदार लोग हैं सबको मिलकर के इसमें एक मीटिंग करके बात करनी चाहिए। राममोहन जी, कंक्लूडिंग रिमार्क एक लाइन में। It will be handled. It is being handled very well by the BSF and they will handle it. और I don't think there's आपका any जो big problem. आत्मविश्वास है वो आत्मविश्वास सभी को मिल जाता है उसी के जरिए, क्योंकि वो अंजना सबका साथ और हिंदुस्तान का विकास, मैं आश्वासन देता हूं कि सभी पार्टी इसमें एक साथ हैं और हिंदुस्तान का विकास होगा, जीतेगी हिंदुस्तान। यही सब जवाब होता है और यही जवाब अब पाकिस्तान को समझना होगा और इसी से इस प्लान को नेस्तनाबूद करेगा हिंदुस्तान। आप देखते रहिए।